नमस्कार। द डीप डाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खास किताब के कुछ हिस्सों पर। हाँ, ये एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर ने लिखी है, श्री राम भ गिरी। बिल्कुल, और ये मेलघाट के जंगलों के बारे में है। पर ये कोई टूरिस्ट गाइड जैसी किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, है ना, नहीं। कि एक वन अधिकारी की नजरों से मेलघाट का जंगल वहाँ के लोगों के लिए क्या मायने रखता है। सिर्फ पेड़ पौधे नहीं। हाँ, सिर्फ पेड़ पौधों का झुंड नहीं, बल्कि एक तरह की चलती फिरती फार्मेसी। और एक सुपरमार्केट भी कह सकते हैं। और हम मेलघाट चा बटवा यानी मेलघाट की पोटली के पीछे के कमाल के आइडिया को भी समझने की कोशिश करेंगे। और पता है ये दस्तावेज इतना दिलचस्प क्यों है? हाँ। क्योंकि ये किसी बाहरी रिसर्चर का काम नहीं है। अच्छा। ये उस इंसान के अपने अनुभव हैं जिसने अपनी जिंदगी के कई साल उसी जंगल और उन्हीं लोगों के बीच बिताए हैं। मतलब ये फर्स्ट हैंड नॉलेज है। बिल्कुल, ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये पारंपरिक ज्ञान, उसे बचाने के जुनून और एक तरह से कहें तो भरोसे की कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं श्री गिरी से। वो एक आम फॉरेस्ट ऑफिसर थे। हाँ, उनका काम था पेड़ों की कटाई पर नजर रखना, नए पेड़ लगवाना, जो भी वन विभाग के रोजमर्रा के काम होते हैं। लेकिन इसी रूटीन के बीच उनका ध्यान गया जंगल में रहने वाले वनवासियों पर। और उनके मन में सवाल उठने लगे। हाँ, वो सोचने लगे कि भाई ये लोग इतनी तेज धूप, मूसलाधार बारिश और कपा देने वाली ठंड में भी। हाँ, कैसे लगातार काम करते रहते हैं। ये लोग खाते क्या होंगे, और सबसे बड़ा सवाल कि जब बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हैं। एग्जैक्टली इनका डॉक्टर कौन है, इलाज कहाँ से होता है। और यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। ये सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं थी, तो क्या था ये? ये एक तरह का आश्चर्य था। जैसे जैसे वो उन लोगों को समझने लगे, उन्हें एहसास हुआ कि इन वनवासियों को अपनी जरूरत की हर चीज और हर खुशी उसी जंगल से मिल जाती है। ये हमारे शहरी जिंदगी से कितना अलग है। बहुत अलग। हम तो हर छोटी छोटी चीज के लिए बाजार पर निर्भर हैं। सही बात है। लेखक को संत तुकाराम महाराज की एक बात याद आती है, वृक्षवल्ली आमा सोयरे वनचरे। मतलब पेड़ पौधे और लताएं हमारे अपने हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। जी। और श्री गिरी ने महसूस किया कि ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, उन लोगों के लिए ये जीवन की सच्चाई है। जंगल ही उनकी दुनिया है। बिल्कुल। और इसी समझ से एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने आता है। लेखक ने ये देखा कि ये लोग जो तथाकथित शहरी सुख सुविधाओं से मीलों दूर हैं, बीमार तो पड़ते हैं, पर उनका दवा खाना कहीं बाहर नहीं है। वो जंगल में ही है। हाँ, और जब भूख लगती है तो उनका उपहार गृह या रेस्टोरेंट भी वही जंगल है। ये सोचना ही कितना कमाल का है। ये जंगल और वनवासियों के बीच के रिश्ते की गहराई को दिखाता है। वो जंगल को किसी इस्तेमाल की चीज या रिसोर्स की तरह नहीं देखते। तो फिर कैसे देखते हैं? वो उसे अपने जीवन का, अपने अस्तित्व का एक अटूट हिस्सा मानते हैं। लेखक ने एक बड़ी मार्मिक बात लिखी है। क्या? वो कहते हैं कि जब तक इन लोगों को शहरी सुख की लत नहीं लगती, तब तक उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं है। वो अपने जंगल में ही खुश हैं, आत्मनिर्भर हैं। मतलब उनकी दुनिया अपने आप में पूरी है। मैंने ये भी पढ़ा कि वो लिखते हैं कि शहरी कपड़े पहने किसी इंसान को देखकर वो थोड़ा सहम जाते हैं। हाँ। बात करने में हिचकते हैं। शायद ये सिर्फ शर्मीलापन नहीं है, ये एक तरह का बचाव भी है, अपनी दुनिया और अपने ज्ञान को बचाने का एक तरीका। और इसी ज्ञान को समझना लेखक का अगला मिशन बन गया। बिल्कुल। तो ये ज्ञान, ये मिलता कहाँ से है? मतलब इसे सहेज कर कौन रखता है? देखिए, मेलघाट में कोरकू एक प्रमुख आदिवासी समुदाय है। हाँ। और हर गांव में जड़ी बूटियों का ज्ञान रखने वाला एक जानकार व्यक्ति होता है। उसे भगत या परिहार कहते हैं। भगत या परिहार। जी। और जो इनसे भी ज्यादा ज्ञानी हो, जिसके पास ज्ञान का गहरा भंडार हो, उसे भूमका कहा जाता है। भूमका। भूमका। ये लोग उस समुदाय के डॉक्टर, वैद्य, सब कुछ होते हैं। तो लेखक के लिए इनसे ज्ञान लेना आसान रहा होगा? नहीं, जरा भी नहीं। इसके पीछे कई बड़ी वजह थीं। जैसे कि? पहली और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ये सारा ज्ञान ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। अच्छा। हाँ, ये पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ जुबानी तौर पर आगे बढ़ता है। दादा से पोते तक, गुरु से शिष्य तक। कोई किताब नहीं, कोई लिखा हुआ नुस्खा नहीं। मतलब ऐसा नहीं था कि वो जाके कोई किताब पढ़ सकते थे या किसी से नोट्स मांग सकते थे? बिल्कुल नहीं। दूसरी बड़ी मुश्किल थी भरोसा। भूमका लोगों को समाज में बहुत इज्जत मिलती है। वो अपना ज्ञान किसी बाहरी को इतनी आसानी से क्यों बताएंगे? बात तो सही है। वो उनके समुदाय की धरोहर है। और तीसरी चुनौती थी भाषा। उनकी बोली भी अलग थी। तो फिर उन्होंने ये सब सीखा कैसे? ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेखक लिखते हैं महत प्रयासे ने।
मतलब बहुत ज्यादा मेहनत और लगन से। ये कोई कुछ हफ्तों या महीनों का काम नहीं था। इसमें तो सालों लगे होंगे। यकीनन सालों लगे होंगे। भरोसा जीतना, उनकी भाषा सीखना, उनके साथ रहना, तब जाके ज्ञान की परतें धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई होंगी। ये वाकई कमाल की लगन है। हाँ, और हमें ये भी समझना होगा कि भूमिका लोगों की ये झिझक बेवजह नहीं है। शायद उन्होंने पहले भी देखा होगा कि कैसे बाहरी लोग आते हैं, ज्ञान लेकर चले जाते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। और समुदाय को कुछ नहीं मिलता। हाँ, तो उनका ये रवैया एक तरह से उनके ज्ञान का सुरक्षा कवच है। ये बात तो सही है। और जब सालों की इस मेहनत के बाद ये ज्ञान आधुनिक विज्ञान के संपर्क में आया, तो जो नतीजे सामने आए वो तो हैरान करने वाले थे। हाँ, जब लेखक ने प्लांट साइंटिस्ट्स यानी वनस्पति शास्त्रज्ञों के साथ मिलकर काम शुरू किया, तो कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। क्या पता चला? उन्होंने पाया कि मेलघाट में मिलने वाली वनस्पतियों में से 215 प्रजातियों का इस्तेमाल वनवासी दवा के तौर पर करते हैं। 215? हाँ, 215। ये कोई छोटी-मोटी घरेलू नुस्खों की लिस्ट नहीं है। ये एक पूरी की पूरी फार्मेसी है। मतलब आप जंगल में चल रहे हैं और आपके आसपास की हर दूसरी चीज एक दवा है। बिल्कुल। इसमें 69 तरह के पेड़ हैं, 52 तरह की झाड़ियां, 35 तरह की बेलें हैं। ये तो एक पूरा इकोसिस्टम है जो दवा की तरह काम कर रहा है। हाँ, और यहीं पर कहानी एक बहुत ही जरूरी और थोड़ा परेशान करने वाले आर्थिक मोड़ पर आती है। अच्छा? लेखक एक ऐसी बात बताते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। वो कहते हैं कि कोंकण के इलाके से हर साल लगभग 30 प्रजातियों की जड़ें और दूसरे हिस्से विदेशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। और फिर वही वनस्पतियां वहां प्रोसेस होके टैबलेट और कैप्सूल बनकर महंगे दामों पर वापस भारत में इंपोर्ट होती हैं। उफ। रुकिए, मतलब हम अपना ही कच्चा माल कौड़ियों के दाम बाहर भेज रहे हैं और फिर उसी से बनी दवाइयां हजारों गुना ज्यादा कीमत पर वापस खरीद रहे हैं। जी, यही हो रहा है। ये तो पूरी तरह से उल्टा हिसाब है। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? यही सवाल लेखक के मन में भी उठा। तो फिर ऐसी वनस्पतियों की खेती और प्रोसेसिंग यहाँ क्यों नहीं की जा सकती? हाँ, क्यों नहीं की जा सकती? ये आत्मनिर्भरता और अपने ही संसाधनों की कीमत न समझने से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। शायद हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर बड़ी कंपनियों के हित इसमें आड़े आते हैं। ये भी हो सकता है। लेकिन ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे हम प्राकृतिक रूप से अमीर होते हुए भी उसका आर्थिक फायदा नहीं उठा पा रहे। ये वाकई सोचने वाली बात है। और शायद इसी फ्रस्ट्रेशन और इस कीमती ज्ञान को खो देने के डर ने उन्हें मेलघाटचा बटवा बनाने के लिए प्रेरित किया। हाँ, ये बहुत स्वाभाविक लगता है। लेखक अपने बचपन की एक बड़ी प्यारी याद बताते हैं। कहते हैं कि उनके गांव में जब कोई बच्चा बीमार पड़ता था तो लोग डॉक्टर के पास बाद में जाते थे। पहले घर की किसी बुजुर्ग महिला यानी आजी के पास जाते थे। हाँ, उनके पास कपड़े की एक छोटी सी पोटली होती थी जिसमें सूखी जड़ी बूटियां होती थी। उसे कहते थे आजीबाई का बटवा। दादी माँ की पोटली, ये हम सब ने कहीं ना कहीं देखा या सुना है। हमारी दादी नानी के नुस्खे। बिल्कुल, वो हर घर का फर्स्ट एड बॉक्स हुआ करता था। तो इसी आजीबाई के बटवे से प्रेरणा लेकर लेखक ने मेड़घाट के वनवासियों से मिले सारे ज्ञान को एक जगह इकट्ठा किया और उसे नाम दिया मेड़घाटचा बटवा। क्या बात है। लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं था। उन्होंने सिर्फ जानकारी ही नहीं जुटाई बल्कि इन प्राकृतिक दवाओं को खुद इस्तेमाल करके भी देखा। हाँ, और वो लिखते हैं कि हर बार जब उन्हें अच्छे नतीजे मिले तो उनका विश्वास और उनका उत्साह दुगना हो गया। ये बटवा फिर सिर्फ जड़ी बूटियों का कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये एक लुप्त होते हुए ज्ञान को सहेजने और उसे सम्मान देने की एक जबरदस्त कोशिश है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो लेखक कहते हैं वो ये है कि उन्हें कुछ ऐसी वनस्पतियों के बारे में भी पता चला जिनका जिक्र किसी भी आयुर्वेदिक ग्रंथ या वनस्पति विज्ञान की किताब में नहीं मिला। क्या बात कर रहे हैं? मतलब ये ज्ञान किताबों से भी आगे का है। हाँ, ये तो ऐसा है जैसे आप एक ऐसी लाइब्रेरी में पहुंच जाएं जहां कुछ किताबें ऐसी हैं जिन्हें आज तक किसी ने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, ही बात है। और ये वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए खुला निमंत्रण है। लेखक एक तरह से कह रहे हैं, देखो यहाँ एक छिपा हुआ खजाना है, आओ इस पर रिसर्च करो, इसे वैज्ञानिक तौर पर परखो और इसके फायदे पूरी दुनिया तक पहुंचाओ। ये सिर्फ अतीत को सहेजना नहीं है, ये भविष्य के लिए नए दरवाजे खोलना है। तो श्री गिरी के अनुभवों से हमने मेड़घाट के जंगलों की एक पूरी तरह से अलग तस्वीर देखी। बिल्कुल अलग। ये सिर्फ एक टाइगर रिजर्व या घूमने फिरने की जगह नहीं है। ये एक जीती जागती दुनिया है जहां प्रकृति और इंसान का रिश्ता आज भी उतना ही गहरा है। एक ऐसी जगह जहां ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि लोगों की यादों और उनकी परंपराओं में जिंदा है। और हमने ये भी देखा कि इस पारंपरिक ज्ञान को सहेजना सिर्फ सांस्कृतिक रूप से ही नहीं
बल्कि आर्थिक रूप से भी कितना जरूरी है। मेड़घाट सा बंटवा इस बात का एक शक्तिशाली प्रतीक है। किस बात का? इस बात का कि अगर आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक बुद्धिमत्ता हाथ मिला लें तो ये इंसानियत के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं। ये अतीत का सम्मान करते हुए भविष्य को बेहतर बनाने का एक रास्ता है। सही कहा। जाते जाते एक सवाल मन में आता है। लेखक ने कहा था कि वनवासी तब तक खुश और संतुष्ट हैं जब तक उन्हें शहरी सुखों की लत नहीं लगती। ये बात हमें विकास या डेवलपमेंट के हमारे अपने आइडिया पर सोचने के लिए मजबूर करती है। बिल्कुल करती है। जब हम किसी समुदाय तक सड़कें, इंटरनेट और बाजार लेकर जाते हैं, तो क्या हम अनजाने में उनसे उनकी आत्मनिर्भरता, उनका सदियों पुराना ज्ञान और प्रकृति के साथ उनका वो गहरा रिश्ता छीनने का जोखिम तो नहीं उठा रहे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या विकास और परंपरा के साथ साथ चलने का कोई रास्ता है, बिना एक दूसरे को मिटाए?